साथ प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय राजनीतिक है। एक ऐसा विषय जिसके संदर्भ में बात करने की जरूरत क्यों आन पड़ती है, यह बात हम करते हुए भी समझ नहीं पाते हैं। हमारा आज का विषय क्या है? हमारा विषय है राहुल का सफर, बीच में सावरकर। हम राहुल गांधी की यात्रा पर लगातार बात करते आ रहे हैं, आगे भी बात करने की इच्छा रखते हैं। जानना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी किस तरीके का संदेश दे पा रहे हैं, राहुल गांधी किस तरीके से देश से कनेक्ट हो पा रहे हैं, देश राहुल गांधी के संदर्भ में क्या सोच पा रहा है, कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर क्या उम्मीद बांध सकती है, कांग्रेस को राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या नफा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी अपने बयानों के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देते हैं जिसके चलते सवाल खड़े हो जाते हैं। अब ताजा सवाल जो है वो राहुल गांधी के नए बयान के संदर्भ में। राहुल गांधी की यात्रा निरंतर जारी है, वह पदयात्रा कर रहे हैं, बहुत संजीदगी के साथ कर रहे हैं और संजीदगी के तहत यात्रा करते हुए वह तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक से गुजरते हुए महाराष्ट्र में दाखिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में वह मंगलवार को थे। मंगलवार को वहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा, पर बहुत कुछ कहते कहते स्वतंत्र वीर सावरकर पर टिप्पणी करना नहीं भूले। उन्होंने बिरसा मुंडा और सावरकर की तुलना करनी चाहिए। बताया कि देखिए, बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में ही किस तरीके से संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ करते रहे, कभी अंग्रेजों के प्रलोभन के आगे वह झुके नहीं, बिके नहीं। वहीं दूसरी तरफ सावरकर थे, 2-4 साल जेल में क्या रहे, माफीनामे लिखने लगे। इस प्रकार की बात उन्होंने कह दी। महाराष्ट्र वह जगह है जहां पर वीर सावरकर को एक बड़ी आबादी सम्मान की निगाह के साथ देखती है। उनके स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में योगदान को लेकर, उनकी पुस्तकों को लेकर, उनके साहित्यिक अवदान को लेकर एक बड़ा जनमानस ऐसा है जो उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है और यह सम्मान देश के स्तर पर भी बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में राहुल गांधी जब यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, अर्थात लोगों को जोड़ने के संदर्भ में, तो सावरकर के संदर्भ में उनका दिया हुआ बयान किस तरीके से देश को जोड़ने में मददगार है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि सावरकर पर दिया गया उनका बयान किस तरीके से लोगों को जोड़ने में कामयाब होगा। यहां तो उलझन दूसरी आन पड़ी, जो साथ हैं वो भी बिखरने लगे। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट तौर पर कह दिया हम इस बयान का समर्थन नहीं करते। संजय राउत जो उद्धव ठाकरे की भाषा को ज्यादा मुखर तरीके से बोलते, उन्होंने कह दिया कि अगर ये ऐसा बयान रहा तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन की स्थायित्व को लेकर भी संकट आ सकता है। तो समझने की कोशिश। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राहुल गांधी ने अनायास बोल दिया या सायास बोल दिया। जिस तरीके से इस देश के वर्तमान कानून मंत्री ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को संदर्भ में टिप्पणी की, कश्मीर के संदर्भ में बड़ी भूलों के तौर पर बाकायदा लेख लिखकर देश को बताने की कोशिश की, तो क्या राहुल गांधी की प्रतिक्रिया उसी के संदर्भ में? पर दिक्कत यह है कि किरण रिजिजू जब लिखते हैं तो उनके समर्थन देने के लिए एक पूरी टीम काम करती है, लोग काम करते हैं और देश में एक वातावरण बनता है जो ये एहसास कराने की कोशिश करता है कि देखो पंडित नेहरू ने कितनी बड़ी गलती की थी। वहीं इसके उलट जब राहुल गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी के समर्थन में आवाजें कम और राहुल गांधी के बोले हुए के खिलाफ में आवाजें ज्यादा मुखर हो जाती हैं। पूरे देश में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर राहुल गांधी बोल क्या रहे हैं, इससे कांग्रेस को क्या लाभ होने वाला है, देश को क्या लाभ होने वाला है, बल्कि क्यों राहुल गांधी की दृष्टि इस प्रकार की रहती है। और फिर एक वर्ग तैयार हो जाता है जो ये बताता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच ही हिंदू विरोधी है। इस देश के प्रति जिन लोगों ने सही अर्थों में काम किया उनके प्रति इनका नकारात्मक सोच ही है। कांग्रेस से बाहर ये किसी और को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की ये कोशिश, राहुल गांधी का ये प्रयास अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए है या गर्दन पे कुल्हाड़ी मारने के लिए, या अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर वार करने के लिए है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस दिलचस्प विषय पर बातचीत करें। एक ऐसा विषय जो बातचीत के केंद्र में आना नहीं चाहिए, पर आ गया है तो अनदेखा भी नहीं होना चाहिए। तो इसको शुरू करें उससे पहले कि विचार सूत्र का है, तो विचार सूत्र हमारा कहता है कि आंख के बदले आंख का सिद्धांत सारी दुनिया को अंधा कर देगा। महात्मा गांधी का यह प्रसिद्ध कथन है। तो अगर आपने नेहरू की आलोचना की तो मैं सावरकर की आलोचना करूंगा। अगर ये सिलसिला चल निकलेगा तो तय मानिए इस देश को अतीत में कोई महानायक मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने तय ही कर लिया है कि आपको अपने अब तक समझे गए नायकों को खलनायक के तौर पर स्थापित करना है, तो ये होड़ हमें दुनिया में किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। इस स्पष्ट धारणा के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जी मौजूद हैं।
कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की पैरवी करने के लिए लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मीडिया विभाग देखने वाले और वर्तमान में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष मंत्री का दर्जा प्राप्त शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, जिस शिवसेना महाराष्ट्र गौरव के लिए पहचानी जाती है पर आजकल सवालों के घेरे में उस शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं, मतलब उद्धव ठाकरे के बहुत ही नजदीकी हैं किशोर तिवारी जी, वो हमारे साथ हैं। और इन तीनों के बीच अपनी राष्ट्रवादी सोच और ईमानदार सोच के लिए ख्यात वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चिंतामणि जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का बयान सुनेंगे। तो एक बार सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था और उसके साथ में चिंतामणि जी क्यों इतने परेशान है या उनकी पार्टी क्यों इतनी उत्साहित है। दोनों तरीके से समझना मुश्किल हो जाता है। परेशान है कि उल्लास से फूले नहीं समा रहे, अरे वाह क्या कमाल की चीज होगी। एक बार सुने। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। ये दो अलग इमेजिनेशंस हैं। एक मैंने यहां पे आपको सावरकर जी की चिट्ठी दिखाई, एक वो इमेजिनेशन है, और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। तो ये देश में इन दो इमेजिनेशंस की लड़ाई है। आप एक बात समझिए, मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। तो राहुल गांधी धारणा पर नहीं बोल रहे हैं, ऐतिहासिक पत्र का सामने उल्लेख करते हुए प्रमाण स्वरूप उस पत्र की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराते हुए अपनी बात को कह रहे हैं। किसके संदर्भ में कह रहे हैं? विनायक दामोदर सावरकर के संदर्भ में कह रहे हैं। कौन थे विनायक दामोदर सावरकर? विनायक दामोदर सावरकर के संदर्भ में आज तक तय नहीं हो पाया कि वो क्या थे। वो महज एक क्रांतिकारी थे, एक राजनेता थे, एक चिंतक थे, एक अध्येता थे, एक इतिहासकार थे। तमाम भूमिकाओं के संदर्भ में हम उन्हें देखते पढ़ते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान इस देश के संदर्भ में ये था कि जो 1857 में संघर्ष हुआ था, जिसको एक विद्रोह के तौर पर अंग्रेज प्रचारित करते थे, उसे विधिवत प्रथम स्वाधीनता संग्राम के तौर पर मान्यता देने का काम सावरकर जी ने किया था। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय घटना है और इसकी स्वर्ण जयंती का आयोजन उन्होंने लंदन में करके दिखाया था, वो सावरकर थे। लेकिन ये बात थी 1911 से पहले की। 1911 में जब दो अलग अलग मामलों में सावरकर जी को आजन्म कारावास की सजा हुई और इसके तहत काला पानी की सजा के तहत अंडमान निकोबार की जेल में डाल दिया गया, उसके बाद उनके द्वारा निरंतर चिट्ठियां लिखी गई, अंग्रेजी हुकूमत को लिखी गई, अंग्रेजी हुकूमत को बाकायदा माफी के संदर्भ में इल्तिजा की गई। कहा गया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया जाए, और अगर माफ कर दिया जाता है तो मैं हमेशा आपके प्रति आज्ञाकारी रहूंगा। अब इस पे ऐतराज किस बात को है, यह समझने की कोशिश चिंतामणि से करते हैं। क्या ऐसा कह दिया राहुल गांधी ने जो तथ्य के विपरीत है? चिंतामणि जी, अगर तथ्य है तो तथ्य है वैसा ही तथ्य जैसा आप बताने की कोशिश करते हैं नेहरू जी के संदर्भ में कि कश्मीर के संदर्भ में कितनी बड़ी गलती नेहरू जी ने कर दी। आप भूल जाते हैं वो कितने साल देश के लिए जेल में रहे। आप भूल जाते हैं कि इस देश के लिए बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कितने काम किए। आपको याद रहता है वर्तमान सहूलियत के अनुसार कि उन्होंने कश्मीर के संदर्भ में देश को फंसा दिया। तो चिंतामणि जी बताइए ना, राहुल गांधी ने कह दिया तो क्या गलत कह दिया? नहीं, राहुल गांधी जी ने कह दिया। वैसे तो राहुल गांधी जी को देश गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि इस तरह की सेल्फ गोल कई बार कर चुके हैं। इस तरह की बातें वो कई बार उनकी कंट्रास्ट बातें रही है और उनको कोर्ट में माफी भी मांगना पड़ी है। और सावरकर के बारे में कहना लोगों को तकलीफ देता है, इसलिए तकलीफ देता है कि तथ्य के विपरीत बात है। और जब स्वतंत्रता का आंदोलन चलता है तो उसको इन होल देखना पड़ता है। किसी एक चिट्ठी कोई उनके किस कदम से क्या असर होता है ये नहीं देखा जाता। ये उन्होंने अपने अज्ञान का परिचय दिया है और अपनी नफरत का परिचय दिया है। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो अपना अज्ञान के उन्होंने वीर सावरकर को पढ़ा नहीं,
उनके योगदान को पढ़ा नहीं, उनके एक एक दशमलव बराबर भी राहुल गांधी नहीं है उनकी सेवा के प्रति। और इसलिए नहीं कांग्रेस सरकार ने उनको 50 साल की सजा दे दी थी क्योंकि वो बहुत अंग्रेजों के प्रिय थे और इसलिए बाहर निकलना चाहते थे। तो दुनिया जानती है क्योंकि वो क्रांतिकारी थे और जेल में रह करके वो नहीं मरना चाहते थे, वो चाहते थे मैं देश के लिए कुछ करूं। और चूंकि उनकी क्षमता थी और वो देश को कलेक्ट करना जानते थे, कई मदन लाल ढींगरा जैसे और तमाम जितने क्रांतिकारी वो उनसे प्रेरणा लेते थे, उनका साहित्य उनके पास मिला है। तो वो केवल क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि क्रांति की प्रेरणा पुंज भी थे। ऐसे प्रेरणा पुंज के खिलाफ अगर राहुल गांधी जी कुछ कहते हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है कि वो हिंदुत्व की बात करते थे। तो ये नफरत जो है केवल सावरकर के प्रति नफरत नहीं है, ये नफरत हिंदुत्व के प्रति नफरत है। भाई जी। माफी तो मोतीलाल नेहरू जी ने भी मांगी और मोतीलाल नेहरू जी ने जेल से छुड़वाया जवाहरलाल नेहरू को। तो इस तरह की तो हुआ तथ्यों पे ईमानदारी से बात करिए, मोतीलाल नेहरू ने कौन सी माफी मांगी चिंतामणि जी? जी जी बिल्कुल, मैं आपको इसमें तथ्यपूर्वक बता रहा हूं कि खुद मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, बिल्कुल तथ्यों के साथ मैं बता रहा हूं आपको कि उन्होंने चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी भी प्रकाश में है। तो ये बराबर जो है वो होता रहा है उस समय, ये तो रणनीति का हिस्सा है। और उस रणनीति को लेकर के बार बार कहना, उन्होंने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है और देश में अच्छा चिंतामणि अपनी जी एक बात बताइए, सावरकर तो बहुत ही योजनाकार थे, बड़े रणनीतिकार थे, उन्होंने माफी इसीलिए लिखी क्योंकि उन्हें बाहर आना था। तो ये बाकी क्रांतिकारी जो फांसी पर लटका दिए गए या लंबे समय तक जेल में रहने के लिए मजबूर रहे, वो क्या थे? ये भगत सिंह क्या थे? बेवकूफ थे जिन्होंने माफी नहीं मांगी, जिन्होंने फांसी पर लटकना स्वीकार किया। तो थोड़ा इस पर भी रोशनी मिल जाए ना भाई। सावरकर जी के संदर्भ में तो आपने बताया कि महान रणनीतिकार थे, तो भगत सिंह क्या थे? राहुल गांधी की तरह ही नासमझ आपके शब्दों में? हिमांशु जी आप भी तथ्यों को मिलाइए मत। उन्हें मौत की सजा हुई थी, उन्हें फांसी की सजा हुई थी और इन्हें काले पानी की सजा हुई थी, इन्हें जेल में रहने की सजा थी, उन्हें मृत्युदंड था और अलग अलग तरीके। लेकिन उनको प्रेरणा तो वीर सावरकर थे। उन्होंने तो लिखा है कि वीर सावरकर का साहित्य, ये जो खुद भारतीय स्वतंत्रता का महासमर, ये तो उनके उसमें भी मिला है किताबें। तो आप ऐसे बहुत बड़े व्यक्ति को किसी बहुत बोने के कहने पे, बोने के शब्दों पे जब चर्चा करेंगे ना, और केवल आधे घंटे में, तो उस अन्याय करेंगे। और मैं राहुल गांधी जी को बौद्धिक बोना कहता हूं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं है वो क्या आप अपनी पार्टी के नेताओं को ये बात क्यों नहीं कहते हैं जो आप मुझे कहना चाहते हैं? वो राहुल गांधी की बात को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? आपकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जो है राहुल गांधी के बयान पर जो है अपने बयान दिए जा रहे हैं। यहां पर आप बता रहे हैं इस आदमी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, इस व्यक्ति की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल गांधी पहनते क्या है, खाते क्या है, चलते क्या है, किसका हाथ पकड़ते हैं, किसका हाथ नहीं पकड़ते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बोलते हैं, इस तक पे तो आप बयान देने के लिए कूद पड़ते हैं और आपकी पूरी पार्टी कूद पड़ती है। यहां पर आप हमें ज्ञान दे रहे हैं अरे राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। भाई कोई नहीं लेता, पर भाजपा तो लेती है, ये तो मानेंगे। हमारी पार्टी के किसी भी अधिकृत नेता ने इस विषय पर कोई कुछ नहीं कहा है। अब कोई पूछेगा तो जवाब देना ही होगा। जब आप क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाएंगे, जब आप क्रांतिकारियों का अपमान करेंगे, तो एक देशभक्त के नाते, एक अच्छे नागरिक के नाते हम अपने उन क्रांतिकारियों का सम्मान करेंगे। उन हुतात्माओं के विपरीत अगर कोई कहेगा तो प्रतिक्रिया करेंगे, उसमें पार्टी बंदी का सवाल नहीं है। मुझे तो आज पता चला कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा का कोई नेता नहीं है भाई। देवेंद्र फडणवीस ने तो बाकायदा आह्वान कर दिया प्रदर्शन का, और चिंतामणि जी बता रहे हैं भाजपा के किसी बड़े नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो चलो कम से कम इतना तो पता चला। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं कि भाई आपके यहाँ के देवेंद्र फडणवीस भाजपा में बड़े नेता नहीं समझे जाते हैं। कुछ कहेंगे किशोर तिवारी जी इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में? मुझे आना है शैलेश नितिन त्रिवेदी के पास, लेकिन महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ खास मसला है शिवसेना। एक समय जिन सावरकर को अपना प्रेरणा स्रोत बताती थी, बाल ठाकरे जी ने जाने कितने ही मंचों से जिन वीर सावरकर का इतना गुणगान किया, उन वीर सावरकर का जुलूस निकाल दिया राहुल गांधी ने। उन राहुल गांधी ने जिसके साथ आपके माननीय आदित्य ठाकरे कदम ताल कर रहे थे। तो किशोर जी बताएं, आदित्य ठाकरे का साथ पसंद है या बाला साहेब का विचार पसंद है? नहीं, हम बाला साहेब की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के जनता को ही पूजनीय है। अपने
ये आदित्य जी अपने सावरकर जी का जो कुछ भी यहाँ पर स्थान है महाराष्ट्र के अंदर जी और शिवसेना को राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी कहा है जी वो मंजूर नहीं है। एक्चुअली ये बातें टाली जा सकती थी। जी मैं त्रिवेदी जी को भी कहूंगा कि ये टाला जा सकता था। अब देवेंद्र जी ने गांधी जी की चिट्ठी लगा दी जी और कंक्लूडिंग रिमार्क उसमें वही है, आई एम योर सर्वेंट एंड ऑल दिस थिंग। तो मैं आपको अभी बताता हूं कि सावरकर जी अब को 2000 अपना 1911 और 1913 दो तुरंत काला पानी की सजा हुई थी, चाहे उनकी जिंदगी उसमें चले जाती। जी और उनके भाई साहब जब गांधी जी से मिले थे तो उन्होंने बोला था कि आप मर्सी पिटीशन लगा दीजिए और आपका तो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जी तो वो उनके बोलने पर ही डाली हुई चिट्ठी थी और उसके संदर्भ बहुत अलग है। उसके बाद अब 1966 में तो सावरकर जी गुजर गए। सावरकर जी आज है नहीं। सावरकर जी एक इतिहास हो गए। सावरकर जी एक आपने ही बोला कि उनकी एक प्रतिभा बहुत ऊंची प्रति की थी जी और उनका कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर और उसके बाद का कंट्रीब्यूशन, तो दो प्रकार के सावरकर हमको दिखते हैं। लेकिन सावरकर जी जिस प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्ति थे, साहित्यिक व्यक्ति थे, नाटककार थे, कवि थे, उससे बड़े वो दार्शनिक थे। तो सावरकर जी की इस प्रकार की आलोचना शिवसेना को मंजूर नहीं है। लेकिन देश के सामने डॉक्टर साहब बड़ी परेशानी है जी कि देश में हमको मोदी और शाह का संकट है, उससे देश को निकालना है और प्रजातंत्र को बचाने के लिए अभी हम महाविकास आघाड़ी बनकर लड़ रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि त्रिवेदी जी जो विवाद के मुद्दे हैं उसको टाल देना चाहिए। अब आप सावरकर को नहीं त्रिवेदी जी लाते, से उम्मीद कर रहे महंगाई को हो लाते। किशोर भाई कि त्रिवेदी जी को टाल देना चाहिए। अरे बयान त्रिवेदी जी ने नहीं दिया, बयान राहुल गांधी जी ने दिया। राहुल गांधी जी बात त्रिवेदी जी से नहीं करते, वो बात करते हैं आदित्य ठाकरे से, उद्धव ठाकरे से। आपसे ये जानना चाहता हूं कि देश इतना ज्यादा खतरे में है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चलते कि आप सावरकर जी पर कीचड़ उछालने को बर्दाश्त कर ले रहे हैं। इसलिए कर ले रहे हैं कि अभी देश को नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बचाना है। ये जानना चाहता हूं किशोर तिवारी जी, शिवसेना जिस तेवर के लिए ख्यात रही है, जिस तरीके के विचार के साथ सड़क पर उतरती है, जिस तरीके से अपनी मनमाफिक बात न होने पर विरोध का स्वर दिखाती है, राहुल गांधी इतनी बड़ी बात बोल गए आपके प्रेरणा स्रोत के संदर्भ में या आपके प्रेरणा स्रोत के संदर्भ में। बाल ठाकरे आपके प्रेरणा स्रोत और बाल ठाकरे के प्रेरणा स्रोत कौन? स्वातंत्र वीर दामोदर सावरकर। वो आप बर्दाश्त कर गए इतनी आसानी से? थोड़ा बताइए ना इस सहन शक्ति का राज। शक्ति नहीं है। अभी एक बताता हूं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। मैं अभी बता रहा हूं तुमको कि हमारे पार्टी ने इसका प्रोटेस्ट किया। हमारे पार्टी ने यह भी किया कि तुम बार बार करोगे तो हम आपसे पार्ट भी हो जाएंगे। लेकिन देश के सामने क्या प्रायोरिटीज है? बेरोजगारी है, महंगाई है और फेंकू राज है और ये सब चीजों को हटाना है तो हमने मरे मुर्दे निकालना नहीं चाहिए। अच्छा किशोर जी, बस एक बात और बताइए, फिर मैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास चलूंगा। आपने कहा कि हमने कह दिया है बार बार करोगे ना तो हम अलग हो जाएंगे। ये बार बार की मियाद कितनी है? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार या शिशुपाल के तौर पर 100 बार? थोड़ा पता चल जाए ना। आपने बड़ा सरल सा तरीका ले लिया, अगर बार बार करोगे तो हम अलग हो जाएंगे। तो ये बार बार कितनी बार? क्योंकि राहुल गांधी तो बार बार ही कर रहे हैं, हम समझ भी नहीं पा रहे कितनी बार का इंतजार कर रही है शिवसेना। देखिए मैं अभी बता रहा हूं कि जब हमारी सरकार थी तब भी ऐसे प्रोटेस्ट हमने लॉन्च किए थे। लेकिन सरकार रहते हुए हमारे उद्धव जी ठाकरे हो या आदित्य जी ठाकरे हो या संजय राउत साहब ने अल्टीमेटम दिया नहीं था। देखिए हमारे आदर्श है हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार उनको भारत रत्न दे और हम किसी भी तरीके से ये बात हमें मंजूर ही नहीं कि उन्होंने अंग्रेजों की ये की थी। अरे कमाल है किशोर तिवारी, जो कमाल की है शिवसेना, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उससे कह रहे हैं कि तुम सावरकर को भारत रत्न दो, और जिसके साथ है वो बता रहे हैं कि वो तो देश के गद्दार थे। माननीय राहुल गांधी जी बता रहे हैं अंग्रेजों के मददगार थे।
अंग्रेज कौन थे? इस देश पर राज कर रहे थे। कांग्रेसी कौन थे? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों का मददगार कौन हुआ? गद्दार हुआ। तो जिसको राहुल गांधी गद्दार करार दे रहे हैं, माननीय किशोर तिवारी जी अपने विरोधियों से भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। कमाल है। इस कमाल को समझने के लिए मैं चलता हूं माननीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से। और शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से पहला सवाल तो ये जानना चाहता हूं, भाई आपने बताया राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, भारत को जोड़ने की मुहिम पर निकले। इस मुहिम के तहत सावरकर को खारिज करना किस तरीके से जरूरी है, ये हम समझना चाहते हैं। और सावरकर के प्रति जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, उन सबको खारिज करके देश कैसे जुड़ सकता है, इसे भी समझना चाहते हैं। थोड़ा रोशनी दीजिए। सावरकर जी की दो भूमिकाएं, जी बिफोर माफीनामा जी और पोस्ट माफीनामा। जी सावरकर जी ने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम पर किताब लिखी। जी हालांकि उसके पहले मार्क्स और एंजेल्स ने ये किताब लिख दी थी। जी सावरकर पहले नहीं थे। जी सावरकर लंदन में गांधी जी से मिलते हैं, जी दोनों में बात होती है। सावरकर हिंदुत्व नाम की किताब लिखते हैं, जिस किताब में हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत गोरक्षा का ही विरोध है। जी लेकिन मूल बात है, हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व अलग है। जी। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है और हिंदू धर्म हम सब भारतवासियों की आस्था का धर्म है। हम लोगों की जहां पर चेतना जुड़ती है वो धर्म है। जी ऐसी स्थिति में सावरकर के व्यक्ति के खिलाफ नहीं, उन्होंने माफीनामा जो मांगा, मौलाना आजाद को भी माफीनामा मांगने के लिए कहा गया था। उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, बाद में पत्नी की मृत्यु हो गई, तब उन्हें माफीनामा के लिए कहा गया। मौलाना आजाद ने माफीनामा नहीं मांगा, भगत सिंह ने माफीनामा नहीं मांगा। बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो माफी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते फांसी चढ़ जाना कबूल किया। तोप के गोलों पर उनको उड़ा दिया गया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। हमारा उस माफीनामे से विरोध है। वो माफीनामा इतिहास का विषय है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और ये कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस के नेता आजादी की लड़ाई लड़े, पूरी निडरता से लड़े। जो निडरता महात्मा गांधी ने सबके अंदर उत्पन्न की थी, उसके आधार पर लड़े। और हम उन पूर्वजों की विरासत पे गौरव करते हैं और सावरकर जी के माफीनामे वाले पार्ट को सही नहीं मानते। नौकरियां छोड़ी थी, और जब महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया, उन तमाम लोगों ने अंग्रेज सरकार को पत्र लिखकर माफ़ी देकर वापस अपनी नौकरियों को ज्वाइन किया था। महात्मा गांधी ने कभी कहा नहीं कि इन लोगों ने गलत कर दिया। महात्मा गांधी वो शख्स थे जिन्होंने इस माफ़ी के संदर्भ में स्वयं सावरकर को भी प्रेरित किया कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यहां तक कि 8 मई 2021 को महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में पत्र लिखा है। तारीख याद रखिएगा, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, 8 मई 2021। क्या लिख रहे हैं महात्मा गांधी? भारत इसी तरह सोया रहा तो मुझे डर है उसके 2 निष्ठावान पुत्र विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर हाथ से चले जाएंगे। माफीनामे लिख देने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी सावरकर के संदर्भ में ये राय रखते थे, और वर्तमान आपके नेता राहुल गांधी इस विचार के साथ सड़क पर हैं। समझना चाहता हूं, महात्मा गांधी सही या राहुल गांधी सही? दूसरा, आपके प्रेरणा स्रोत, जैसे हम किशोर तिवारी जी को बोल रहे थे, ऐसी आपकी प्रेरणा स्रोत इंदिरा गांधी उनका नाम है। इंदिरा गांधी ने मई 1970 में बाकायदा विनायक दामोदर सावरकर की स्मृति में डाक टिकट का अनावरण किया और यह बताया कि वह देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भाषण है, पत्र हैं जो उन्होंने समय समय पर सावरकर के योगदान के संदर्भ में लिखे। आपसे जानना चाहता हूं 2 मूल बात, कि सावरकर पर कीचड़ उछालकर राहुल गांधी क्या हासिल कर रहे हैं, एक, और दूसरे जिस विषय पर आपने तनिक भी टिप्पणी करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आप उस पर ध्यान दे लें कि राहुल गांधी भारत जोड़ने चले हैं, इससे जुड़ेगा या टूटेगा, ये सवाल है।
महात्मा गांधी ने जो लिखा, इंदिरा जी ने जो डाक टिकट जारी किया, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कांग्रेस सावरकर जी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती। लेकिन अगर उनके माफीनामे से हमारी असहमति है तो है। और जहां तक भारत के जोड़ने की बात आपने कहा, निश्चित रूप से हम भारत को जोड़ने के लिए कृत संकल्पित हैं, लेकिन अपने मूलभूत सिद्धांतों, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, सर्वधर्म सद्भाव, देश को जोड़ के रखना, इन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सिर्फ चुनावी लाभ के लिए, सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कांग्रेस अपने सिद्धांतों पे अटल है, और यही बात राहुल गांधी जी के बयान से अभिव्यक्त भी हुई है। अच्छा, कैसे अभिव्यक्त हो रही है, थोड़ा शैलेश जी बताइए ना। इस समय सावरकर क्या विषय थे जिसके तहत राहुल गांधी को महाराष्ट्र की धरती पर पदयात्रा करते समय वीर सावरकर के संदर्भ में अपने मनोभावों को व्यक्त करना था इस तरीके से? थोड़ा पता तो चले ना आपसे कि किस दृष्टिकोण के साथ में महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने यह बात रखी है, और इसका नतीजा यह है कि हर स्तर पर विरोध का स्वर मुखर हो गया। आपके साथ के लोग आपके खिलाफ हो गए। आप बोल रहे हैं हम जोड़ने निकले। यहाँ किशोर तिवारी जी बैठे बैठे बता रहे हैं यार बार बार करोगे ना तो हम ही अलग हो जाएंगे, बाकी को तो जोड़ना छोड़ है, जो साथ हैं वही छोड़ चले। क्या कहते हैं शैलेश जी? मैं आपसे फिर कहूंगा जी कि बात सावरकर के विरोध की नहीं है, बात उन माफीनामों के विरोध की है। मैं सुन रहा था भाजपा के मित्र मालवीय जी को, जी, जिन्होंने कहा कि सावरकर देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माफीनामे लिखे। जी, माफीनामों को जस्टिफाई करते हुए आदरणीय मालवीय जी ने कहा, जी, क्या किया सावरकर ने? अंग्रेजों से माफीनामा मांगकर छूटने के बाद सावरकर ने क्या किया, यह भी देश को जानने का अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ सैनिक भर्ती किए, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति में मदद की, सांप्रदायिकता का पैरोकार बन के। मैं इस बात को बेहद विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहूंगा कि भारत जोड़ो कि हमारी मुहिम, कांग्रेस पार्टी की मुहिम, राहुल गांधी जी की मुहिम का ये अहम हिस्सा है कि हम अपनी राजनीतिक विचारधारा को सुस्पष्ट रूप से सामने रखें, और ये हमारी विचारधारा थी, है और रहेगी। शैलेश आप बड़ी उलझन में हैं, तथ्य तलाश रहे हैं, तथ्य मिल नहीं रहे हैं। अभी आपने 2 मिनट पहले इसी कार्यक्रम में कहा कि हम सावरकर के खिलाफ नहीं है, और अभी आपने बताया कि क्या किया सावरकर ने छूटने के बाद? अंग्रेजों की मदद की, नेताजी सुभाष के खिलाफ आदमियों को भर्ती किया, फूट डालो राज करो की नीति का समर्थन किया, और ऐसे आदमी के सम्मान में आपकी पार्टी की शीर्षस्थ नेता रही, आपकी आराध्य इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी कर दिया। हद है, इतना बड़ा अपराध। विचार कीजिएगा शैलेश जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। अभी मैं रुक करना चाहता हूं रमेश शर्मा जी का। और रमेश शर्मा जी, आपसे समझना चाहता हूं, राजनेता जब कुछ भी करते हैं उसके राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए निकले हैं, अपनी साख स्थापित करने के लिए निकले हैं, देश को नई दिशा देने के लिए निकले हैं, अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा संचरित करने के लिए निकले हैं, और इन सबके बीच में महाराष्ट्र की धरती पर सावरकर को लेकर अपने विचार मुखर तौर पर व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी के संदर्भ में यह सराहना करनी चाहिए कि वो अपनी मन की बात को दृढ़ता के साथ कह देते हैं, सही या गलत उसका विचार हम लोग करते रहे। तो आपसे जानना चाहता हूं, ये बात जो उन्होंने सायास कही है, अनायास नहीं है, सायास इसलिए कह रहा हूं कि वो पत्र लेकर थे, तथ्य के साथ बात कर रहे थे, बाकायदा माफीनामे की प्रति लेकर बात कर रहे थे। ये अनायास नहीं हुआ कि जुबान से निकल गया। क्यों किया उन्होंने ऐसा, बतौर पत्रकार आपकी दृष्टि? देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस और राहुल गांधी जी पिछले काफी दिनों से सावरकर जी को चर्चा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं जी। वो लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और उन आरोपों का जब खंडन हुआ तो राहुल गांधी जी आज एक पत्र लेकर के आए, जहां मुझे 2 बात कहनी है। एक तो मैं आपकी उस बात का समर्थन करता हूं जो आपने पैकेज में कही कि जो समय बीत गया है उसमें किस व्यक्ति ने किस संदर्भ में क्या बात कही है, इस पर आज कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं, कांग्रेस के मामले में 2 उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस का जब गठन हुआ, गठन होने के जो 3 जो आरंभिक सम्मेलन है, उन सम्मेलनों में उन्होंने क्या प्रस्ताव पारित किए हैं, ये आप पट्टाभी सीतारमैया की किताब में देख लीजिए। तो क्या वो सत्य आज का हो सकता है? दूसरा, गांधी जी ने जब त्याग पत्र दिया, मेरे ख्याल से 1936 में, थोड़ा सन भूल रहा हूँ, उन्होंने त्याग पत्र के साथ जो टिप्पणियां की हैं,
क्या वो टिप्पणी आज चर्चा का विषय हो सकती है? उस समय किस व्यक्ति ने क्या कहा? अब मैं सावरकर जी पर आता हूँ। जी। इसमें कोई शक नहीं कि देश में, जो आपने भी कहा, देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो सावरकर जी के साथ आस्था रखते हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति पर आस्था रखता है तो आप कौन होते हैं उस आस्था को खंडन करने वाले? ये तो जिहादी मानसिकता हो रही कि जो हम कह रहे हैं उसी को मानो, हम जिसको गलत कह रहे हैं उसको आप गलत मानो। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को इस बात से बचना चाहिए। एक और बात होती है, मुझे उस समय की परिस्थिति नहीं पता जिन परिस्थितियों में सावरकर जी ने ये चिट्ठी लिखी होगी, क्योंकि मैंने आपातकाल की परिस्थिति अपने आसपास देखी है। बहुत से ऐसे लोग थे जो आपातकाल में जेल में नहीं जा सकते थे, उन्होंने बाकायदा माफी मांगी और 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया और बाहर आए। लेकिन बाहर आकर के जो लोग जेल चले गए थे उन्होंने उन परिवारों का समर्थन किया। तो शायद वो समय की जरूरत थी कि वो ऐसी चिट्ठी लिख करके माफी मांगे, वो देश में दूसरा काम करें। तो कुल मिलाकर के उस चिट्ठी के का आज इस पर बहस करने, राहुल गांधी जी को भी इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। और अगर राहुल गांधी जी ने ये विषय उठाया भी है तो दूसरे लोगों को उसको प्रतिकार नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि हम जिस संस्कृति के रहने वाले हैं, हम जिस संस्कृति में रहने वाले हैं, हम चींटी से लेकर हाथी तक सबको मान्य करते हैं। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति, आप सेलुलर जेल जाकर के तो देखिए, मैंने वो देखा है जाकर के, वो सेल जहाँ सावरकर जी बंद रहे हैं, जाकर के तो देखिए, अब पढ़ करके देखिए उन्होंने जो काले पानी पर लिखा है। उनके दोनों भाइयों को पता नहीं था सावरकर जी को उनका भाई यहाँ पर आकर के बंदी है। तो कुल मिलाकर के इतनी यातनाएं सहने के बाद अगर किसी एक तो सबसे पहली बात, ये मेरी निजी राय है, मुझे पता नहीं कि मेरी राय कितनी सही है कि कितनी गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालने के लिए बहुत कूट रचित कागज भी तैयार किए। तो एक तो मुझे इस कागज की कूट रचना पर ही तो मुझे संदेह होता है, और अगर सत्य भी है तो वो परिस्थिति वैसी रही होगी। हमको आज इसकी चर्चा करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर सावरकर जी ने जिस तरीके से बाहर निकल करके एक प्रकार से चेतना जगाने का काम किया है तो राष्ट्र और संस्कृति को, मैं समझता हूँ वो उनका प्रणम्य कार्य है। और इसीलिए इंदिरा जी ने उनकी प्रशंसा की, इसीलिए गांधी जी उनकी प्रशंसा करते थे। और एक बात आपकी अनुमति से जी से मैं त्रिवेदी जी से कहना चाहता हूँ। आपका नाम है त्रिवेदी, यानी 3 वेदों का ज्ञाता। अब आप कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो धर्म, हिंदू धर्म नहीं होता, धर्म है वो सनातन होता है। हिंदू जो होती है ये ऋग्वेद में आया है, हिंदू एक चेतना है जो हिंसा से दुखी होगा, वो उसको हिंदू कहा गया है। और हिंदू 20 प्रकार की जो हिंसा होती है, तो जो 20 प्रकार की हिंसा है इसको केंद्रीभूत चेतना जो होती है वो हिंदुत्व होता है। यानी हिंदू की केंद्रीभूत चेतना है वो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व वो है जो हिंसा से दुखी होता है। और हिंसा 20 प्रकार की है, किसी के मन को दुखाना भी हिंसा है, किसी को नुकसान पहुंचाना भी हिंसा है, किसी के भाव पर आघात करना भी हिंसा है। तो धर्म सनातन है, लेकिन धर्म भी समझ लीजिए, धर्म की परिभाषा जो गीता में कृष्ण ने कही है, जो धारणीय कर्तव्य होते हैं उनका अनुपालन करना धर्म है। अगर सामने युद्ध मैदान खड़ा हुआ तो पहला धर्म है जाकर के हमको युद्ध करना है। जैसे शिक्षक का धर्म होता है पढ़ाना, जैसे हिमांशु जी का समय धर्म है सत्य को साबित करना। तो जो धारणीय सामयिक धारणीय कर्तव्य वो धर्म कहलाते हैं। आप कह रहे हैं हिंदू कोई धर्म नहीं होता, और आप तो 3 वेदों को जाता है, आपके नाम से ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर के मैं विषय पर आता हूँ, तो सावरकर जी की चर्चा राहुल गांधी जी को नहीं करना चाहिए। और अगर वो किसी योजना से कर रहे हैं तो वो वही जाने, और उनके इस कहने से सावरकर जी का एक भी समर्थक कम नहीं होगा। हालांकि ये ठीक है कि शिवसेना ने थोड़ा सा अपना रोल एक कदम पीछे किया है, इसी तरीके से जो सामयिक राजनीतिक गठबंधन होंगे वही पीछे होंगे, लेकिन सावरकर जी को जो मानते हैं वो बिल्कुल मानते रहेंगे। इससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की छवि पर ही असर पड़ेगा, ये मेरी निजी राय है। पर मैं रमेश जी आपसे जानना चाहूंगा कि जितना आपको लगता है कि सावरकर के संदर्भ में राहुल गांधी की टिप्पणी गैर जरूरी है, क्या आप नहीं मानते इसकी शुरुआत तो भाजपा ने ही की? पंडित जवाहरलाल नेहरू को योजनाबद्ध तरीके से पिछले कुछ समय से कटघरे में खड़ा रखने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या वो प्रयास भी उतना ही आपत्तिजनक बतौर पत्रकार आपको नहीं लगता है जितना आज आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सावरकर के पत्र को लेकर क्यों बात करनी चाहिए? वैसे ही क्या आप नहीं मानते हैं कि हमें इस देश के अंतर्गत जो मान्यताएं रहीं, जो हमारे पूर्वज रहे, जिनका योगदान रहा, उनको कम से कम मौजूदा सियासत का हिस्सा बनाने से परहेज करना चाहिए? जी मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और ये मैंने अपने फेसबुक पर भी उस समय लिखा था।
जो नेहरू जी ही क्यों ना हो, हमको नेहरू जी की भी किसी आलोचना पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। और अगर कभी लगता भी है हमको कि जो स्टेप नेहरू जी का गलत हो गया, तो उसको सुधारने के क्या उपाय हैं? क्योंकि कई बार एक व्यक्ति निर्णय लेता है, तो किस परिस्थिति में निर्णय लेता है, वो निर्णय नेहरू जी के हो, वो निर्णय गांधी जी के हो, वो निर्णय सुभाष चंद्र बोस के हो, वो निर्णय सावरकर जी के हो। मेरी दृष्टि में नेहरू जी की आलोचना भी भाजपा को बंद कर देनी चाहिए। यह है एक ईमानदार पत्रकार की टिप्पणी। रमेश शर्मा जी कह रहे हैं ना सावरकर के संदर्भ में ना नेहरू के संदर्भ में परहेज करना चाहिए, पर कोई परहेज करने के लिए तैयार नहीं। मैं वापस चिंतामणि जी के पास आना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले किशोर तिवारी जी का हस्तक्षेप सुनना चाहता हूं। जी किशोर जी, क्या कुछ ऐसा रमेश जी ने कह दिया जिसका साथ आप देना चाहते हैं या जिसके खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, रमेश जी ने बहुत ऊंची बात की जी। और यह बात बहुत सत्य है कि नेता की कद उस पे से ही जानी जाती कि अभी जो नेता जिंदे नहीं है और उस जिस संदर्भ में उन्होंने लिखा है वो संदर्भ को मालूम न रहते हुए उसकी बेतुकी आलोचना करना ठीक नहीं है। और हिमांशु जी, एक बात मैं ऐड करूंगा जी कि तुम्हारे जो नए साथी है और नए साथी के अगर वो प्रेरणा सूत्र है तो उनको 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 उनका अपमान कर कर हमको ऑकवर्ड कंडीशन में लाना क्या त्रिवेदी जी उचित है? और हम चाहते हैं कि मोदी जी को हटाना है और आप भी चाहते हैं मोदी जी को हटाना है और हमने तो 180 के एंगल से टर्न मारा है और आप हमको ही ऑकवर्ड करते जा रहे। अरे भाई, सावरकर जी पर जो कुछ भी कहा तो मुझे एक बताइए, आज सावरकर जी तो है नहीं डिपेंड करने को जी। और हम उनको श्रद्धा स्थान है हमारे वो, और आप अब हमको जलील कर रहे हो। तो मैं नरेंद्र शर्मा जी की इस बात से बहुत ही सरोकार रखता हूं कि ये सब टाला जा सकता है अगर लार्जर कंसेंसस। तो मुझे जाना तो चिंतामणि जी के पास है, लेकिन मैं आऊंगा शैलेश नितिन द्विवेदी जी के पास। आपके ही साथी कह रहे हैं, क्या चाह रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों हलाकान कर रहे हो? तो सुन पा रहे हो शैलेश नितिन द्विवेदी जी? या माइक्रोफोन की आवाज कहीं खराब तो महसूस नहीं हो रही आपको? नहीं, आवाज एकदम साफ आ रही है। मैंने सुना कि सावरकर के माफीनामे कूट रचित रहे होंगे। इतना बड़ा बचाव तो आज तक सावरकर का किसी मंच पे नहीं किया, संघ ने नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं किया, शिवसेना ने नहीं किया, जो रमेश शर्मा जी उनका बचाव कर रहे थे। ठीक। साथ ही साथ धर्म की परिभाषा बता रहे थे, यह धार्यते इति धर्मः। सबसे बड़े दार्शनिक राधा कृष्णन जी ने कहा था, दैट विच इंटीग्रेट्स इज धर्म, दैट विच डिसइंटीग्रेट्स इज अधर्म। जो जोड़ता है वो धर्म है, जो तोड़ता है वो अधर्म है। और ऐसे समय हिंदुत्व और हिंदू धर्म को मिलाने की कोशिश, स्वयं सावरकर इस बारे में बहुत स्पष्ट है। सावरकर ने पूरी किताब लिखी हिंदुत्व नाम की, जिसको मैंने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। और वो हिंदू धर्म के बारे में नहीं है वो किताब, वो हिंदुत्व के बारे में है, जो सावरकर की राजनैतिक अवधारणा थी। इसे मिलाने की कोशिश तो सावरकर ने भी नहीं की। आपके डिबेट प्रोग्राम में इसको मिलाने की कोशिश हो रही है। और आस्था के खंडन की बात है तो निश्चित रूप से आस्था का खंडन से अगर बचना चाहिए तो ये अपने आप को भी तो सलाह दीजिए। गांधी और नेहरू पे आस्था रखने वाले इस देश के लोग, इस देश के करोड़ों लोग जिन्होंने तिरंगे झंडे तले हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई ली, उनकी आस्था को क्यों खंडित करते हैं आरएसएस, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद? इस सवाल का जवाब देना चाहिए। और जहां तक सावरकर की बात है, मैं फिर कहूंगा कि सावरकर ने जो क्रांतिकारिता दिखाई उसके प्रति, उसके लिए उनको नमन है। लेकिन सावरकर जहां पर अंग्रेजों से माफीनामा लिखते हैं, सावरकर जहां पर आजाद हिंद फौज में भर्ती करने के लिए अंग्रेजों के एजेंट की भूमिका में आ जाते हैं, जहां पर वे सांप्रदायिकता के पैरोकार बन जाते हैं, तो उसका विरोध था, है और रहेगा। और किशोर तिवारी जी के दर्द तकलीफ के संदर्भ में भी शैलेश त्रिवेदी जी कुछ कहेंगे या राहुल गांधी को फॉरवर्ड कर देगा, भाई उनका मसला है, उन्हीं से बात कर लेना, मुझे बख्श दो? किशोर तिवारी जी के द्वारा दिल की गहराइयों से जो बात कही गई, उस बात का मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी एक स्थापित विचारधारा है। जहां तक बाला साहब ठाकरे जी की बात है, हम सब उनका बहुत आदर करते हैं। उनके साथ कांग्रेस ने इंदिरा जी के समय भी गठबंधन किया था और उसी समय वो डाक टिकट जारी हुआ था। ऐसी स्थिति में हमारा गठबंधन अगर आज उनके साथ है तो इस गठबंधन का हम सम्मान करते हैं। लेकिन सावरकर के माफीनामे पे
ज्यादा बेहतर होगा इफ वी एग्री टू डिसएग्री। तो कुल मिला के शैलेश जी त्रिवेदी उलझन में है। किशोर जी, मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा शैलेश जी को संकट में ना डाला जाए, नहीं तो इस कार्यक्रम के बाद शैलेश जी का संकट बड़ा हो जाएगा। तो मैं फिर चिंतामणि जी के पास में रुक करता हूँ। चिंतामणि जी, आपसे जानना चाहता हूँ, सावरकर के संदर्भ में इतने मुखर होने के लिए आप तैयार हैं और उसके लिए बोल रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे समझना ही चाहता हूं कि राहुल गांधी ने झूठ क्या बोला। सावरकर जी ने माफीनामे लिखे, यह ऐतिहासिक सच्चाई है। एक नहीं, 4-4 बार लिखे, 4-4 पत्र हैं, ये एक सच्चाई है। पर आपकी सरकार की बलिहारी, आप राहुल गांधी के खिलाफ FIR तक दर्ज करा दिए। थोड़ा बताएं, ऐतिहासिक रूप से जो तथ्य है उस तथ्य को कहने के संदर्भ में FIR दर्ज हो जाए और उस व्यक्ति को झूठा करार दे दिया जाए, थोड़ा समझाइए ना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि तमाम राजनीतिक कैदी ये मांग करते हैं कि भाई हमें छोड़ दिया जाए, लेकिन ये जो सावरकर का संदर्भ में बहुत सारी चिट्ठियां उनके भाई नारायण सावरकर ने लिखी है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब कांग्रेस ने समर्थन किया था अंग्रेजों का, और यहाँ से सैनिक, ये जो बात कर रहे हैं त्रिवेदी जी, महात्मा गांधी ने भी सैनिक और सेना भेजने का समर्थन किया था प्रथम विश्व युद्ध में, और उसके बाद बहुत सारे कैदी छोड़े गए। तो उसी तारतम्य में नारायण सावरकर ने कहा था कि भाई मेरे दोनों भाई वहां बंद है, उनको नहीं छोड़ा गया है, बाकी सबको छोड़ दिया गया है, तमाम कांग्रेसी छोड़ दिए गए, क्योंकि वो अंग्रेजों के लिए इतने खतरनाक नहीं थे। तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर को नहीं छोड़ा। तो नारायण सावरकर ने एक वकील के तौर पर महात्मा गांधी को अपील की कि भाई आप हमारा मार्गदर्शन करें। ये उस तरह की चिट्ठियां हैं। तभी महात्मा गांधी ने कहा कि भाई आप अपील लिखिए, तो ये नारायण सावरकर ने लिखी है। तो वास्तव में राहुल गांधी बहुत बड़े अज्ञान में है और उनको इतनी बड़ी हाइट की बात करनी ही नहीं चाहिए। इतना बोना आदमी, इतना छोटा आदमी जिसको इतिहास की समझ नहीं और जिसको इवन राजनीति की समझ नहीं, केवल राजीव गांधी के घर में पैदा हुआ, इसलिए कांग्रेस का नुकसान करने का हक, कांग्रेस को खत्म करने का हक उसको मिल गया और बेचारे त्रिवेदी जी को जो है जवाब देना पड़ता है। दूसरी बात गांधी के संदर्भ में जो आप इतनी कटु टिप्पणी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ा संस्कारित राजनीतिक दल के तौर पर पहचान रखता है। ऊपर से आप तो संघ के स्वयंसेवक भी हैं। संघ का मतलब ही संस्कार होता है। क्या है राहुल गांधी? वाकई बौना आदमी है। राहुल गांधी वो शख्स है जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लगातार संसद में चुने जा रहे हैं। राहुल गांधी वो शख्स हैं जो इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राहुल गांधी वो शख्स हैं जो इस देश को जोड़ने की मंशा के साथ 3500 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकले हैं और लाखों लोग, माफ करें चिंतामणि जी, उस पद यात्रा में सहभागी है। इतना छोटा आदमी, इतना बौना आदमी, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा हम ज्यादती कर रहे हैं? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह, लेकिन उसके चलते इस प्रकार के संबोधन देकर कि हम अपने उस संगठन के संदर्भ में सवाल पैदा नहीं कर दे रहे जिस संगठन से अपनी संबद्धता है। अन्यथा नहीं लीजिएगा। आप जितनी कटुता के साथ में व्यक्त करते हैं, तो मुझे लगा कि एक बार पूछ लूं कि ऐसा तो नहीं कोई व्यक्तिगत टीस हो जो इस कार्यक्रमों में निकल आती है। देखिए, क्या जो आप बता रहे हैं राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, ये कोई उनकी अपनी विशेषता है क्या? चुनकर के आए हैं इसलिए, क्योंकि राजीव गांधी जी के बेटे थे, और कोई योग्यता है? माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के संदर्भ में भी इसी विचार के साथ है ना, क्योंकि हमने देखा नहीं कि जगत प्रकाश नड्डा को किसी ने चुना। मानने के लिए तैयार हैं आप? सेम प्लेटफॉर्म पे रखेंगे? आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं कि यात्रा कर रहे हैं। मुझे बताइए, लाखों लोग आ रहे हैं, केवल कांग्रेस का केडर आ रहा है और कोई साथ में नहीं आ रहा उनके। केवल कांग्रेस के केडर और सिविल सोसाइटी के लोग दूर दूर से बुलाए जा रहे हैं। आप सांगठनिक रचना देख लीजिए उनकी, किस तरह से जहां से रास्ता निकल रहे हैं, 100 किलोमीटर के कांग्रेस के कार्यकर्ता बुलाए जा रहे हैं। आप उसको जनता का समर्थन बता रहे हैं, और जनता का समर्थन तो गुजरात क्यों नहीं जाते, वो बाकी जगह क्यों नहीं जाते अगर जनता का समर्थन मिल रहा है? और अभी परिणाम पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने, वीर सावरकर ने जो है अंग्रेजों की मदद करी, अंग्रेजों की सेना में सैनिक भर्ती करवाए। हाँ, उन्होंने सैनिक भर्ती करवाए, लेकिन ये भी आपको याद रखना होगा कि रास बिहारी बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, वो हिंदू महासभा के पदाधिकारी थे, और वीर सावरकर के निर्देश पर यह सेना बनाई गई थी।
और यहाँ तक भी थोड़ा पढ़ लीजिए त्रिवेदी जी, आप हिंदुत्व की भी गलत व्याख्या कर रहे हैं, पंडित जी होकर के गलत मार्ग बता रहे हैं। इतना राजनीति भी मत प्रभावित हुई है, कुछ नहीं होने वाला है। आप समाज को दिशा देने का काम है आपका, त्रिवेदी है। लेकिन आप देखिए कि खुद वीर सावरकर के पास सुभाष चंद्र बोस अपनी महाराष्ट्र यात्रा में गए थे और सुभाष चंद्र बोस को वीर सावरकर ने कहा कि आप ये मूर्ति तोड़ने का काम मत करो, आप जाइए वहां, और रास बिहारी बोस ने जो सेना बनाई है उसकी कमान संभाली है। आप उनके योगदान को जब आंकेंगे ना तो आपको आपकी छोटी पड़ जाएगी बुद्धि। आप वीर सावरकर पर चर्चा मत कीजिए, ये दुख होता है इसलिए ऐसे शब्द निकलते हैं। और वास्तव में राहुल गांधी जी के इतना आप बयान कर रहे हैं, इतना कि ऐसे हैं और इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं और ऐसा जन समर्थन है, वो सब कृत्रिम है। वो अपने बल पर बता दें कि कुछ किया हो तो सिवाय में कुल मिला के चिंतामणि जी तो कुल मिला के बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो शैलेश नितिन त्रिवेदी से भी बहुत नाराज हैं। एक गलत किस्म की व्याख्या करते हैं, ब्राह्मण हो गए किस तरीके की बात बोलते हैं, पंडित होकर ऐसा बोल दे रहे हैं। और रमेश शर्मा जी ने भी तो यहाँ पे बोल दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है। पर इस देश के जितने भी कानून देख लीजिए, इस देश में जितने भी पत्र भरे जाते हैं, सरकारी दस्तावेज देख लीजिए, उसमें लिखा होता है धर्म, उसमें कहीं पे मान्यता है कि सनातन लिखा हुआ है। सारी जगह धर्म के तौर पर क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, क्रिश्चियन है। अब क्या करें शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, सवाल है ना। इस देश का कानून, इस देश का संविधान, इस देश की व्यवस्था धर्म के तौर पर हिंदू शब्द को ही मान्यता देती है। कोई ऐतराज? देश में इतनी दमखम की सरकार है, बदल दो ना, क्यों नहीं बदलते, सवाल रहेगा। लेकिन अभी हमारा सवाल धर्म के संदर्भ में नहीं है, सावरकर के संदर्भ में। वापस लौटते हैं सावरकर जी के संदर्भ में। किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुनते हैं और फिर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास एक बार फिर कोशिश करेंगे कि शायद अपने नेता के आवा मंडल से बाहर निकलकर कुछ ठोस कह पाए। जी किशोर जी। नहीं, ये देखो, चिंतामणि मालवीय को एक बात मैं पूछता हूं कि कांग्रेस का अगर कैडर 10 लाख और 20 लाख हो तो यार अभी वो पार्टी तो राष्ट्रीय स्तर पर 44 या 54 खासदारों पे नहीं रहनी चाहिए। मैंने महाराष्ट्र में वाशिम और आज की शेगांव की सभा देखी तो मैं आपको बता रहा हूं कि 10-20 लाख लोग आ रहे हैं। तो ये चीज आपकी उल्टी गिनती की चालू हो रही है। तो आपको जो सत्ता का उन्माद है ना, वो थोड़ा कम कर दीजिए। अब हम भी उनके साथ मिल लिए है, लेकिन मैं त्रिवेदी जी आपको ये बात बोलूंगा कि जरा राहुल जी को समझाना कि अपने सहयोगियों की किरकिरी ना करे, क्योंकि ना ही तो अभी सुभाष चंद्र बोस है, ना महात्मा गांधी है, ना स्वतंत्र वीर सावरकर है या नाथूराम गोडसे है जो आके बताए कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ था। अब ये राहुल बाबा को कौन समझाएगा? मैं तो आपसे ही विनंती करता हूं, क्योंकि वहां तो चमचों की भीड़ ज्यादा हो रही है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करो, अच्छा रहेगा। किशोर जी बड़ी खरी बात कह रहे हैं, बोले भाई वर्तमान की जरूरतों को समझो, क्यों जबरदस्ती में अपने लिए संकट पैदा कर रहे हो, वैसे ही हालात इतने खराब है और खराब क्यों कर रहे हो। देखिए मैं थोड़ा और विस्तार देता हूं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, क्या वाकई राहुल गांधी को इस देश को अभी और ठीक से समझने की जरूरत नहीं है? एक माफीनामे को लेकर राहुल गांधी सोच रहे हैं उन्होंने क्या कमाल की चीज हासिल कर ली है, वो पत्रकारों के बीच में पढ़ने लगे, ये देखो मैं माफीनामा लेकर आया। इस देश के आराध्य हैं, हम उन्हें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जरासंध के खिलाफ युद्ध करते करते जिस गुजरात में चुनाव है ना, वहां से मैदान छोड़कर भाग गए थे। हमने उन्हें रणछोड़ के रूप में भी पूजनीय माना। और राहुल गांधी किसी भी दिन शुरू हो जाए, एक कायर को भगवान मानने की जरूरत क्या है? जो मैदान से भाग खड़ा हुआ उसको आप भगवान मान रहे हैं। रणनीति थी। तो आपसे जानना चाहता हूं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, जितनी दमखम के साथ में आप सावरकर के संदर्भ में राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं, तो क्या भगवान कृष्ण के संदर्भ में भी कल ये विचार आ जाए कि एक कायर को भगवान का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? तो ऐसे विचार के साथ भी आप खड़े हो जाएंगे या उसको रणनीति मानेंगे? वो सावरकर ने अगर पत्र लिख दिया तो उसे रणनीति मानने से आपको ऐतराज है। छत्रपति शिवाजी ने भी औरंगजेब को संधि प्रस्ताव दिया था, इतिहास में दर्ज है। उनके दरबार में बाकायदा हाजिरी भी बजाई थी। इतिहासकारों ने उसे भी रणनीति का ही दर्जा दिया है। गलती की इतिहासकारों ने। शिवाजी के संदर्भ में भी नए सिरे से लिखा जाना चाहिए।
क्या इस विचार के साथ जाएंगे? आपको नहीं लगता है कि आपको थोड़ा और संवेदनशील, थोड़ा और तथ्यपूर्ण होने की जरूरत है? भगवान कृष्ण और भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र हैं। महात्मा गांधी को जब गोडसे ने गोली मारी थी तो गांधी जी के मुंह से निकला था, हे राम जी। इसलिए इस पे कोई सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। मैं तो आपको आज बधाई दूंगा कि आपके डिबेट में दो ऐसे तथ्य जो पूर्व में मैंने कभी नहीं सुने। जी। पहले तो कूट रचित माफीनामों की बात आपके विशेषज्ञ पत्रकार महोदय के द्वारा आई जी। और उसके बाद आजाद हिंद फौज का गठन सावरकर के निर्देश पे हुआ था। अरे अगर सावरकर के निर्देश पर हुआ था तो सावरकर काहे अंग्रेजी सेना में भर्ती करने में लगे हुए थे आजाद हिंद फौज के खिलाफ? मुझे ये लगता है कि तो थोड़ा मैं बातचीत- तथ्य पर और बात करता हूं आपको शैलेश जी। ये जो आजाद हिंद फौज के संदर्भ में आप इतनी पैरोकारी कर रहे हैं ना, इस आजाद हिंद फौज के संदर्भ में महात्मा गांधी का नजरिया भी नकारात्मक था। उनका मानना था कि ये जापान के सहयोग के साथ में हिंसक रास्ता ठीक नहीं है। कम से कम इस मसले पर एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। और चिंतामणि मालवीय जी अगर ये दलील साथ में दे रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों के फौज में भर्ती होने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय पर आह्वान किया था, तो अगर शैलेश नितिन त्रिवेदी वीर सावरकर को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो क्या गांधी को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? और राहुल गांधी को नहीं? उनके संदर्भ में तो हमें उम्मीद ही नहीं है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आजाद हिंद फौज के सेनापति के रूप में अपने रेडियो प्रसारण में कहा था। इसलिए आजाद हिंद फौज और गांधी, आजाद हिंद फौज और कांग्रेस इस बारे में विरोधाभास करने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बहुत कुछ स्पष्ट है। कुछ लोग थे जो आजादी की लड़ाई के साथ खड़े थे, कुछ लोग अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर आजादी की लड़ाई के खिलाफ हो गए थे, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति में सहयोग दे रहे थे। इसलिए इस बारे में कांग्रेस के द्वारा किसी भी प्रकार से अपने सिद्धांतों से समझौता संभव नहीं। अब संभव नहीं है, पहले किया गया है। इंदिरा गांधी ने समझौता किया था, इसीलिए उन पर डाक टिकट जारी किया था। ऐसा ही है ना शैलेश त्रिवेदी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सावरकर जी ने जो क्रांतिकारी के रूप में भूमिका निभाई उसका सम्मान था, है और रहेगा। गांधी जी ने भी किया, इंदिरा जी ने भी किया, अब ये तो लेकिन दर्शक ही उनके तय करेंगे। माफीनामे का विरोध रहेगा। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी की दलीलों से दर्शक हमारे कितने सहमत असहमत, अब ये दर्शक ही तय करें और अपनी प्रतिक्रियाएं जो है ट्वीट, फेसबुक और यूट्यूब के अंतर्गत कमेंट में दें। हम इतना ही कह सकते हैं। अब इसमें और ज्यादा क्या बहस करें? वो दोनों बातों पर रहना चाहते हैं। हमारे मन में सम्मान भी है, हमारे मन में विरोध भी है। और उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का समर्थन किया और ऐसे व्यक्ति का इंदिरा गांधी के द्वारा डाक टिकट का अनावरण किया गया। समझ ही नहीं पा रहे। देश के खिलाफ काम करने वालों को अभी सम्मान कर रही थी कांग्रेस। कौन सही, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? सवाल होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात अगर हम इस मसले पर समझ पा रहे तो केवल इतनी कि वर्तमान सियासी लाभ हानि की दृष्टि से इतिहास के महापुरुषों के साथ खिलवाड़ करने का ये खेल खत्म होना चाहिए। ये ना दल हित में है, ना देश हित में। आने वाली पीढ़ियां अपने महापुरुषों को लेकर शर्मसार हों, इससे बचना चाहिए। चाहे वो महात्मा गांधी हो, सावरकर हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो और चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो। इन्होंने जो कुछ इस देश के लिए किया है, वर्तमान पीढ़ी के अंदर शायद उसके नाखून बराबर करने का भी हौसला न हो। जिस कष्ट को इन्होंने भोगा, जिन परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया, और किस लिए किया? केवल इसलिए किया कि आने वाली पीढ़ियां एक स्वतंत्र देश में सांस ले सकें, यानी हमारे लिए किया। और हम इतने कृतज्ञ हो जाएं कि आज उन्हीं पर सवाल उठाने लगे तो शायद हमसे बड़ा एहसान फरामोश दुनिया के इतिहास में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हमें अपने आप को एक एहसान फरामोश की पहचान से बचना चाहिए। राहुल गांधी एक बड़े अभियान पर निकले हैं, उन्हें उस अभियान के लिए शुभकामनाएं। लेकिन इस अभियान के चलते वह देश जोड़ने के स्थान पर तोड़ने का कारक बने हुए दिखाई दें, इससे उन्हें बचना चाहिए। इस मशवरे के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। ये शेर किसको समर्पित आप ही तय कीजिए। शेर कहता है हमारा ये कि जिस काम को तू मना करेगा हमें ना से, कि जिस काम को तू मना करेगा हमें ना से, हम छोड़ के 100 काम वही काम करेंगे। रियाज खैराबादी ने ये शेर लिखा। किसके लिए लिखा, विचार कीजिए और मुझको इजाजत दीजिए। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।